हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th। हमारे पहले चैप्टर में हमने डिस्कस करा था व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद की सिचुएशन, यानी कि 1950 से 1990 तक इंडिया की क्या सिचुएशन रही थी। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो इसी समय पे इंडिया का जो है वो मेजर प्लानिंग पीरियड जो है वो फॉर्मुलेट हुआ। यहाँ पर अलग अलग तरीके के 5 ईयर प्लान लेकर आए गए, और यहाँ पर ये भी डिस्कस करा गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा कि इंडिया जो है वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, एक मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, या एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। तो आज की क्लास में बच्चों हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी करती है। हमारे यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो ये डिसाइड करेंगे कि हमारी कंट्री जो है वो किस तरीके का इकोनॉमिक मॉडल जो है वो यहाँ पर फॉलो करेगी। तो यहाँ पर जनरली 3 जो हैं वो इकोनॉमिक मॉडल हमें अक्सर देखने को नज़र आते हैं। सबसे पहला मॉडल जो है बच्चों वो है सोशलिज्म, दूसरा मॉडल है मिक्स्ड इकोनॉमी, और तीसरा मॉडल जो है वो है बच्चों कैपिटलिज्म। अब यहाँ पर सोशलिज्म का मतलब यहाँ पर ये होता है बच्चों कि जो भी हमारी मार्केट के अंदर या कंट्री के अंदर गुड्स जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सारे के सारे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो सब देख रही है कि क्या गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और क्या उनका प्राइसिंग है। तो आपको नज़र आएगा जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है जैसे चाइना, रशिया, क्यूबा, ये एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में खास बात यही होती है कि यहाँ पर प्राइसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा जाता है। इन्फ्लेशन नाम की चीज़ जो है यहाँ पर हमें कम ही नज़र आती है। सेकेंडली बच्चों हमें यहाँ पर ये चीज़ें भी नज़र आती हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं होती है। अक्सर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर अक्सर हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम अगर देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दी प्राइवेट प्लेयर्स। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो यहाँ पर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स डिटरमाइन करते हैं कि कितने गुड्स की डिमांड जो है वो मार्केट में है, गवर्नमेंट नहीं करती। हाँ, आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में होते हैं तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का मेजर मोटिव होता है वो होता है वेलफेयर अप्रोच गवर्नमेंट यहाँ पर अक्सर फॉलो करती है। और जब भी आप देखोगे बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो यहाँ पर प्रॉफिट अप्रोच जो है वो अक्सर फॉलो करी जाती है। यानी कि यहाँ पर जो भी हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा या कैपिटलिस्ट होगा वो प्रॉफिट के मोटिव से यहाँ पर अपने गुड्स को आगे सेल करेगा। एक चीज़ और है, यहाँ पर जो गुड्स हैं वो अक्सर आपको नज़र आएंगे ये बहुत ही लेस प्राइसेस पर बेचे जाते हैं जिससे कि प्रॉफिट ना हो। यहाँ पर जो प्राइवेट प्लेयर्स है तो ये आर्बिट्रेरी प्राइसिंग होती है, यहाँ पर जो उनका मन करेगा वो यहाँ पर ये कर सकते हैं। इंडिया जो है ना वो सोशलिस्ट है और इंडिया ना है जो वो है कैपिटलिस्ट है। इंडिया जो है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो 1956 में हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन प्लान लेकर आती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, तो उसे IPR भी बोलते हैं बच्चों। वैसे इससे पहले भी 1948 में एक और आया हुआ है लेकिन वो मिक्स्ड इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। 1956 में जो IPR हमारा आया हुआ है बच्चों, यहाँ पर आपको समझना यही है, यहाँ पर आपको समझना इससे यही है कि जो यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये अप्रोच फॉलो करी कि 1956 में बोला कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड होंगी, और जो 3 कैटेगरीज़ में हमारी इंडस्ट्रीज़ डिवाइडेड होंगी उसमें एक बोला गया कि ये सोलली जो है वो पब्लिक की है। सेकंड जो है इसमें प्राइवेट जो है वो बहुत मिनिमल रोल प्ले करेगी पब्लिक इंडस्ट्रीज़ के साथ में, और थर्ड जो है जो यहाँ पर लेफ़्ट ओवर बची हुई हैं वो यहाँ पर हमारी प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया गया। तो एक तरीके से हमारे यहाँ पे प्राइवेट पार्टीज़ को जो भी रोल है वो बहुत ज़्यादा कम दिया गया था। तो इसको हम बोलते हैं डोमिनेंस जो है वो पब्लिक सेक्टर का ही था, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो रोल था बच्चों वो था मिनिमल।
तो तभी जो है वो हम यहाँ पर फॉलो करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर मार्केट फोर्सेस का भी थोड़ा बहुत रोल जो है वो चलता है। नाउ जब हमारी गवर्नमेंट आगे अपना ग्रोथ प्लान लेकर आ रही थी, भाई हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना, तो हमारी गवर्नमेंट ने एक प्लान लेकर आया। प्लान का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको कैसे खर्चेंगे। अब रिसोर्सेज का मतलब होता है जो मनी गवर्नमेंट के पास होता है, और उन्होंने क्या करा कि भाई उन्होंने उन गोल्स के 5 ईयर प्लान बना दिए कि मुझे ये गोल है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा गोल है कि हमारी इकोनॉमी की जो है वो ग्रोथ होनी चाहिए, हमारा जो है कंट्री जो है वो मॉडर्नाइजेशन पाथ के ऊपर चलना चाहिए, राइट। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं। आई बिलीव मेरा पॉइंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ आ रहा होगा। नाउ और क्या चीज़ें बच्चों आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। सेल्फ रिलायंस का मतलब है बच्चों आत्मनिर्भरता, मतलब हमें जो है वो यहाँ पर किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना है, हमें जो है वो यहाँ पर सारे गुड्स एंड सर्विसेज खुद प्रोड्यूस करने हैं। तो गवर्नमेंट तो ये बोलती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन इसे बहुत लोगों के द्वारा इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी भी बोला गया है। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी का मतलब जो है वो आप यहाँ पर अंदर ही देख रहे हो, या हम इसको बच्चों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हम इसको बोलते हैं। देन इक्विटी का मतलब ये है, इक्वालिटी का मतलब तो होता है कि सबको बराबर बांट दो, और इक्विटी का मतलब बच्चों ये होता है, इक्विटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना ही दे दो, उतना ही दे दो। तो हमारे यहाँ पर अक्सर जो सेल्फ रिलायंस है या इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, इनका मेजर पर्पस यही था कि भाई हमें कम से कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ पर खर्च करना है, और यहाँ पर इक्विटी में एक सोशलिस्टिक पैटर्न का जो है हमारे यहाँ पर टच था बच्चों, एक सोशलिस्टिक पैटर्न का हमारे यहाँ पर टच था, तभी यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई बिलीव मेरा पॉइंट आप सब लोगों को बच्चों को यहाँ पर समझ आ गया होगा, राइट। आपने जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पर लिखकर बता दो बच्चों, जिससे कि मैं जो है वो आप लोगों के डाउट जो है वो टाइम से देखकर उनका रिप्लाई जो है वो आप लोगों को कर दूँ, राइट बच्चों। एनीवे नाउ आपको और चीज़ें क्या समझनी है बच्चों, आपको और चीज़ें यहाँ पर यही समझनी है कि हमारे यहाँ पर जो CUET में सिलेबस आपके लिए आएगा वो आपका ओवरऑल आपको कॉम्प्रिहेंसिव व्यू जब तक नहीं पता होगा, आपको जब तक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू नहीं पता होगा तब तक जो है वो आंसर करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आंसर करना आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूँ हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर का क्या रोल था, तो हमारे यहाँ पर उस समय पे अराउंड 70 to 75% वर्कफोर्स जो है हमारी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर उसमें व्यस्त थी। हाँ, और कंट्रीब्यूशन तो था हमारा, वो मेजर कंट्रीब्यूशन हमें नज़र आता था हमारी GDP में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। नाउ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, जैसे ये तो बता ही दिया। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल का मतलब जैसे कि कॉटन जो है वो हमारा एग्रीकल्चर दे रहा था, सिल्क जो है वो हमारा एग्रीकल्चर दे रहा था। अब इससे क्या है, आप कॉटन की, सिल्क की शर्ट बना सकते हो, जूट दे रहा है तो मैं जूट का बैग बना लूँगा। इंटरनेशनल ट्रेड में हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट करे जाते थे ये सारी चीज़ें, और डोमेस्टिक ट्रेड और वेल्थ ऑफ द नेशन में भी हम इसको यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। आई बिलीव मेरा पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर समझ आ रहा होगा। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर में देखोगे, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। बच्चों हमारे यहाँ पर अक्सर जो है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है, वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सब कुछ आता है, तो सबसे पहले आता है इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या है बच्चों, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर ऑन द एग्रीकल्चर फील्ड, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर ऑन द एग्रीकल्चर फील्ड, क्योंकि पानी जो है वो नेचुरली थोड़ी गिर रहा है फील्ड के अंदर, अगर बारिश होती है तो वो नेचुरल हो गया, वो तो रेनफॉल हो गया। अब हमारे यहाँ पर जो हमारी जो कंट्री है वो कहीं हद तक रेन डेफिशिएंट भी है, कहीं पर हमारे यहाँ पर फ्लड्स आते हैं तो कहीं पर हमारे यहाँ पर सूखा पड़ता है। ये रीज़न होने की वजह से बच्चों हम क्या देख रहे हैं, रेन डेफिशिएंसी होने की वजह से हम क्या देख रहे हैं बच्चों, कि हमें
इरिगेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, और इरिगेशन की हमें सख्त ज़रूरत है, और उसके लिए ही हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। तो अगर हमारे पास पानी ही नहीं होगा तो क्रॉप उगेगा ही नहीं, तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है बच्चों वो यहाँ पर बहुत नीचे चली जाएगी। देन डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। अब यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर मनी लेंडर जो होते हैं, जैसे कि साहूकार हो गया या फिर यहाँ पर ज़मींदार हो गया, ये लोग चार्ज करते हैं बच्चों एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब ये है, अगर बैंक आपको लोन देता है सपोज 1 लाख रुपए का, और उस पर वो इंटरेस्ट रेट लेता है 8%, तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट हुआ आपका 8,000 रुपये पर ईयर का। लेकिन यहीं पर साहूकार और ज़मींदार जो है वो 28-40% तक इंटरेस्ट रेट लेते हैं। इसी वजह से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो फाइनेंस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर किसी को कुछ बचता ही नहीं है। सपोज़ मैंने 1 लाख रुपए की फसल बोई, मुझे 25,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, लेकिन 25,000 रुपये ही इंटरेस्ट ले गया साहूकार, तो मुझे बचेगा क्या? तो एक फार्मर की इनकम जो है वो 1% से भी यहाँ पर ग्रो नहीं कर रही है। कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब है बच्चों ट्रेडिशनल आउटलुक है, हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम जितना ट्रेडिशनल इक्विपमेंट को यूज़ करेंगे उतना कम क्रॉप उगा पाएंगे, उतनी कम प्रोडक्टिविटी जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आएगी। और स्कैटर्ड होल्डिंग का मतलब ये है, हमारे यहाँ पर एवरेज लैंड होल्डिंग जो है वो 1.10 हेक्टेयर के आसपास है, और अमेरिका में जो है वो है अराउंड 450 हेक्टेयर्स, कनाडा में जो है वो है 500 हेक्टेयर्स, मतलब कि एक फार्मर के पास एटलीस्ट 400 हेक्टेयर्स लैंड है। इंडिया में 1 हेक्टेयर लैंड है, तो जितना बड़ा लैंड होगा उतना ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगा, वो एक मशीन को पूरे लैंड पे चला सकेगा। लेकिन अब उसका लैंड ही 1 हेक्टेयर है तो वो मशीन खरीदेगा ही क्यों? तो इसी वजह से जो है वो कन्वेंशनल आउटलुक हो जाता है। और ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम बच्चों? ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो बहुत लूज हैं। जैसे सपोज एक स्टेट है, यहाँ पर स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश, और इसका एक ज़िला है मेरठ, और मेरठ में सपोज मैं यहाँ पर शुगर केन की फार्मिंग करता हूँ। मेरठ अक्सर वैसे शुगर केन फार्मिंग के लिए भी जाना जाता है। तो अब यहाँ पर शुगर केन की जगह मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि मैं पल्सेस भी ग्रो करता हूँ, और मैं यहाँ पर पोटैटो भी ग्रो करता हूँ, या अनियन भी ग्रो करता हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ बच्चों, अगर मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर रहा हूँ, तो आपको क्या नज़र आएगा? आपको नज़र आएगा कि मैं यहाँ पर काफ़ी क्रॉप्स को उगा रहा हूँ। लेकिन गवर्नमेंट का एक यहाँ पर रूल है कि अगर मैं एक मेरठ ज़िले में बिलोंग करता हूँ तो मुझे मेरठ की ही मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने जाना होगा। मैं मेरठ के बाहर यानी कि मैं दिल्ली में आकर इस फल को या सब्ज़ी को नहीं बेच सकता। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूल है, और इस वजह से क्या होता है कि इस मंडी में अगर सपोज़ यहाँ पर फार्मर्स को प्राइस कम मिलते हैं तो यहाँ पर प्राइस जो है वो उनको कम ही दिए जाएंगे। और ये इसलिए हो रहा है अक्सर क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं। नाउ आई बिलीव मेरा पॉइंट आप सब लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज़ के अगर हम रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो हमने HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लेकर आए हम। फिर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड को लेकर आए, जिससे कि हम अपने ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन को जो है वो बच्चों वो यहाँ पर इंक्रीज कर पा रहे हैं, राइट। तो आई बिलीव मेरा पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर सबको समझ आ रहा है। साथ ही में लैंड रिफॉर्म्स भी जो है वो हमारी गवर्नमेंट लेकर आई। लैंड रिफॉर्म्स का जो मेन पर्पस हमें देखने को मिल रहा है, लैंड रिफॉर्म्स का जो हमें मेजर पर्पस जो हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है वो यही है कि पहले जो है वो लैंड रिफॉर्म्स हमें क्या नज़र आ रहे थे कि ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले ज़मींदार होते थे, और ज़मींदार क्या करते थे बच्चों? ज़मींदार क्या करते थे? यहाँ पर ज़मींदार एक्स्ट्रा पैसा लूटते थे फार्मर्स से, एक्स्ट्रा पैसा लूटते थे फार्मर से। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि पहले क्या होता था, जैसे ब्रिटिशर्स है, और ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स ने सिंपल बोला पेजेंट से कि यहाँ पर हमें इनसे यहाँ पर रेंट चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है वो एक बार बोलकर हट जाएगा और बीच में आ जाएगा ज़मींदार,
और ज़मींदार क्या है, एक इंटरमीडियरी है और वो अब उसको बोला जाएगा कि तुम इससे पैसा वसूल करो। तो अब अगर ब्रिटिशर्स ने बोला हुआ है 1,000 रुपये रेंट चाहिए मुझे, राइट, अब यहाँ पर बोला जाएगा कि ठीक है बाकी 10% तुम रख लेना, मतलब साहूकार के पास ज़मींदार के पास कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। अब ज़मींदार क्या बोलेगा, तू मुझे 1500 रुपये दे, और ये 1500 में से 1000 रुपये देगा वहाँ पर ब्रिटिशर्स के पास, उससे 100 रुपये लेगा और 500 रुपये अपने पास रखेगा। ज़मींदार के पास ओवरऑल 600 रुपये आएंगे। अब ये बिचौलियापन जो है वो गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया, तो ये हो गया हमारा एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी। फिर रेंट का रेगुलेशन हुआ। रेंट का रेगुलेशन का मतलब यहाँ पर है कि पहले रेंट जो है वो ऐसे ही बढ़ा दिए जाते थे, तो रेंट को जो है वो अब कंट्रोल में लेकर आया गया कि साल में आप 10 से 15% से ऊपर रेंट नहीं लेकर आ जा सकते। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब जो स्कैटर्ड लैंड है उसको यहाँ पर एक लैंड बना दिया, सारे 10-15 फार्मर्स को जोड़ दिया एक साथ में, और 15 फार्मर्स को जोड़ने के बाद बोला कि अब ये तुम्हारा लैंड है, इस पर खेती करो, ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो तुम्हारा है, प्रॉफिट आपस में बांट लेना। कोऑपरेटिव फार्मिंग ये इसी का ही रूल मतलब पार्ट है। और सीलिंग और लैंड होल्डिंग का मतलब है कि एक इंडिविजुअल, हर स्टेट जो है अलग लॉ बनाती है, तो बंगाल पंजाब में ये था 25 हेक्टेयर से ऊपर आप ज़्यादा लैंड नहीं ले सकते। जनरल रिफॉर्म्स में क्या है, प्राइस सपोर्ट एमएसपी लेकर आया गया, मार्केट्स में सुधार लेकर आया गया, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशनल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट लेकर आई गई। अब आपको और क्या चीज़ें समझनी है, हमारे यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स आए तो हमारे यहाँ पर जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था वो था बच्चों सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और उसकी जगह उन्होंने कर दिया कमर्शलाइजेशन। तो जो भी आपका यहाँ पर प्रोडक्ट आपके कंजम्पशन के पास बच जाता है उसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को 1956 के बारे में बता चुका हूं कि 3 फोल्ड कैटेगरीज में यहाँ पर लेकर आया गया। पहली कैटेगरी में क्या था, इंडस्ट्री जो भी ओन्ड एक्सक्लूसिवली होंगी बाय द गवर्नमेंट। सेकंड कैटेगरी क्या थी बच्चों, सेकंड कैटेगरी हमें नज़र आई कि जो हमारी यहाँ पर इंडस्ट्री थी वो हमें क्या नज़र आ रहा है, वो पब्लिक और प्राइवेट के द्वारा जॉइंटली ओन्ड है, लेकिन जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है। थर्ड कैटेगरी में जो है वो बची हुई इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर दी गई। साथ ही में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसे हम MSME भी बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यहाँ पर इनका भी बहुत बड़ा रोल है। रीज़न बीइंग कि ये जो है बच्चों वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं, और जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो अक्सर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपका यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्शन हो रहा है वो कैपिटल यानी कि मशीन्स के थ्रू हो रहा है, तो इसमें लेबर जो है वो एम्प्लॉय नहीं होती, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो उससे बढ़ती नहीं है। इस वजह से कभी कभार हमें जॉबलेस ग्रोथ भी देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रोथ तो हो रही है इकोनॉमी में, क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तेज़ी से, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रही है। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ का जो है वो बहुत बड़ा रोल है हमारे यहाँ पर, और ये GDP में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बच्चों यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है। एक कार्वे कमेटी जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी, DK कार्वे कमेटी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन से ईयर में जो है ये कमेटी को लेकर आया गया था। ना दूसरी पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट फॉलो करती है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसे इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी भी हम बोलते हैं, जहाँ पर हमें सारा के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं उनको हम खुद ही बनाएंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। और इसका मेजर पर्पस ये था कि अगर हम अपने बाहर के लोगों के साथ में कंपटीशन करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा नई है। तो क्यूबा इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें हम बच्चे पढ़ चुके हैं। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेरिट और डीमेरिट क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी के। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, इट गिव्स पीपल स्कोप टू प्राइवेट इंडस्ट्री टू कोएग्जिस्ट एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वेयर एज अगर आप देखोगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी का एक डीमेरिट ये होता है कि गवर्नमेंट के पास जो है वो यहाँ पर फ्री हैंड नहीं होता टू मेक प्रोडक्ट्स विद अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्राइसेस। तो इसमें क्या है, दे कैन नॉट इफेक्टिवली कंट्रोल द प्राइवेट सेक्टर्स विच आर आउटसाइड द गवर्नमेंट परव्यू, राइट। तो ये चीज़ें जो हैं वो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। 5 ईयर प्लान के बारे में अगर हम बच्चों बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर बहुत से 12 5 ईयर प्लान तक भी आया है, और
ओनली फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ओनली फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऐसा प्लान है, यूनिक प्लान है, जिसका जो टारगेट हमारा था वो हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट करा और उस प्रिडिक्ट के बाद हमने उसको अचीव करा। बाकी जो 11 बाकी के 5 ईयर प्लान है उसका एक भी टारगेट जो है वो हमने यहाँ पर अचीव नहीं करा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमें 5 ईयर प्लान से रिलेटेड देखने को मिली है। नाउ आपसे यहाँ पर और क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं प्लानिंग को लेकर कि हमारे यहाँ पर हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ये क्लास 12th के CBSE बोर्ड में भी इस बार पूछा गया था और दैट इज PC महालनोबिस, प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का भी स्थापन करा था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है वो इन्हीं के ही रिकमेंडेशंस के ऊपर बना था, जहां पर हमने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करा था। तो आई बिलीव मेरा पॉइंट आप लोगों को बच्चों यहाँ पर समझ आ रहा है। जो भी आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देंगे, हम उसी के हिसाब से अपने अगले चैप्टर्स को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज गिव अस लाइक एंड शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू।